हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। हमने इससे पहले लेक्चर में लिपिड मेटाबॉलिज्म देखा था, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों की बात करी थी, डिटेल में करी थी, लेकिन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पे आकर हम रुक गए थे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो गया था। तो हमने ये बात करी थी कि हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से कवर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हो तो आप प्लीज़ करियर अचीवर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। तो हमने क्या क्या देखा था? हमने ओवरव्यू देखा था लिपिड्स का, ठीक है। इसके साथ साथ हमने लिपिड की कैसी स्टेट होती है, डायनामिक स्टेट होती है, क्यों होती है, वो भी हमने देखा था। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है फैट का एडिपोज टिश्यूज से, रेगुलेशन कैसे होता है इस हार्मोन का, ये भी हमने देखा था। सब से हम लिंक बनाते हुए चले थे, ठीक है। इसीलिए फिर हम आए थे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पे। फिर मैंने आपको इन इमेजेस से बताने की कोशिश करी थी कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कैसे होता है, बट मैं आपको उसको बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ जिससे कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो वो कभी भी ना छूटे। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। उसका रीज़न क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बताती हूँ कि बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं कि जो फैटी एसिड होता है उस पर बीटा कार्बन चेन पर ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। और क्या होता है, जो बीटा कार्बन चेन होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, एक 2 कार्बन फ्रैगमेंट निकलता है, उसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, और फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो फिर जाते हैं ईटीसी में। ईटीसी में जाने के बाद उनसे एनर्जी सिंथेसाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। ये सब की हमने बात करी थी। अब बीटा कार्बन क्या होता है ना, बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि बीटा कार्बन क्या होता है। हाँ, तो क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये है, सॉरी, ये हमारी चेन ये हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है ना। अब इस फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है, उस कार्बन से जो पहला कार्बन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये मान लो सी है, ठीक है। उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जो दूसरा जुड़ा हुआ कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं ओमेगा कार्बन। तो इस वाले चेन पर जो होता है बीटा कार्बन पर ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का, इसलिए हम इसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले जो हमारे फैटी एसिड्स बने थे, फैटी एसिड्स कैसे बनते हैं, जो ट्राई एसाइल ग्लीसरॉल होता है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, इसका ब्रेकडाउन होता है ग्लीसरॉल प्लस फैटी एसिड्स में। तो यहाँ से हमें 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं जब एक ट्राई एसाइल ग्लीसरॉल का डिग्रेडेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिपोलिसिस बोलते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं इनका एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन होता है साइटोसोल में। साइटोसोल क्या होता है, ठीक है। ये मान लीजिए एक सेल है ना, सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस है और आसपास क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनेल्स भी होंगी, लाइसोसोम्स भी होंगे, अदर कंपाउंड्स भी होंगे। उसके अलावा अगर साइटोप्लाज्म में से हम इन ऑर्गेनेल्स, कंपाउंड्स, जो भी सबस्ट्रेट्स होते हैं इनको रिमूव कर दें, है ना, इनको माइनस कर दें, तो जो बचा हुआ लिक्विड होता है वो होता है हमारा साइटोसोल। तो यहाँ पर जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं इस लिक्विड के अंदर वो एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, ये इस साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होता है, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे, इससे हम बाद में समझेंगे जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो जाए। पहले हम थ्योरेटिकल वे में चलते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं हमें पता है वो एक्टिवेट होंगे कहाँ पर, साइटोसोल में, ठीक है। तो एक्टिवेट कैसे होते हैं, फैटी एसिड से एसाइल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है। इसमें जो इसको बनाने में जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो होते हैं थायोकाइनेज या फिर एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। ये एंजाइम क्या करते हैं, फैटी एसिड से एसाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। अब ये जो रिएक्शन होती है वो एक स्टेप में नहीं होती, 2 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले एटीपी, कोएंजाइम ए और मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है ना। फैटी एसिड्स क्या करते हैं, एटीपी के साथ रिएक्ट करते हैं और एसाइल एडिनाइलेट फॉर्म करते हैं। एटीपी के साथ रिएक्ट करने के बाद एसाइल एडिनाइलेट फॉर्म करते हैं, और इधर
जब ये कोएंजाइम एसाइल एडिनाइलेट जब कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या करता है, एसाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करता है। अब क्या होता है, जैसे ही इस एक्टिवेशन में क्या होता है, जब एटीपी के साथ फैटी एसिड रिएक्ट करते हैं एसाइल एडिनाइलेट बनाने के लिए, तो ये जो एटीपी होता है इससे एक 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट्स कंपाउंड निकलता है जिसको हम पायरोफॉस्फेट कहते हैं। तुरंत इस पायरोफॉस्फेट पे एक एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज रिएक्ट करता है और इस पायरोफॉस्फेट को हाइड्रोलाइज करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना देता है। ये इसलिए करता है जिससे कि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो जाए। तुरंत ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनने की वजह से जो पायरोफॉस्फेट होता है वो दोबारा से ये कंपाउंड नहीं बना पाता, एटीपी नहीं बना पाता, जिससे कि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो जाए, है ना। 3 डिफरेंट टाइप के थायोकाइनेज होते हैं। एक होते हैं जो लॉन्ग चेन को एक्टिवेट करने के लिए होते हैं 10 से 20 कार्बन तक की, एक होते हैं जो मीडियम चेन को एक्टिवेट करते हैं 12 कार्बन तक की, एक होते हैं जो शॉर्ट चेन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अभी तक इन की 3 टाइप के थायोकाइनेज की डिस्कवरी हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा ऐसे देखें, हमारा फैटी एसिड लिपोलिसिस से हमारा ग्लिसरॉल फैटी एसिड आया था। ये फैटी एसिड के ऊपर थायोकाइनेज एंजाइम रिएक्ट करता है या फिर एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एक्ट करता है और एटीपी से पायरोफॉस्फेट बनता है। अब इस पायरोफॉस्फेट पे तुरंत पायरोफॉस्फेटेज एक्ट करता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना देता है, ठीक है। यहाँ पर फैटी एसिड से क्या बन जाता है, एसाइल एडिनाइलेट। इस एसाइल एडिनाइलेट पे कोएंजाइम ए एक्ट करता है और एसाइल कोएंजाइम ए बना देता है। जैसे एसाइल कोएंजाइम ए बन जाता है मतलब फैटी एसिड का एक्टिवेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेज आती है कि ये जो एसाइल कोएंजाइम ए होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए क्या होता है, एक शटल होता है। क्या होता है, ये जो एसाइल कोएंजाइम ए होता है वो नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको इजाज़त नहीं देती, इम्परमेबल होती है। ये दुश्मन मतलब है ना, जान पहचान, जैसे अगर कोई जान पहचान वाला ना हो तो आप उसको डायरेक्ट थोड़ी ना बोलोगे कि आओ हमारे घर में बैठो चाय नाश्ता करो, नहीं। एसाइल कोएंजाइम क्या करता है, ये दोस्ती करता है कार्निटिन, मतलब है ना एक कार्निटिन शटल जो होता है उसकी हेल्प लेता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू पास होने के लिए। तो कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज होता है, ये क्या करता है, एसाइल कोएंजाइम ए को एसाइल कार्निटिन में कन्वर्ट कर देता है। ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ये एसाइल कार्निटिन है, ठीक है। और कोएंजाइम ए बाहर रह जाता है ना, कार्निटिन यूज़ करके एसाइल कार्निटिन बना देता है। अब कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो परिवार है उसको जानता है, तो कार्निटिन एसाइल को लेकर जाता है इनके यहाँ। तो जब ये इनके जान पहचान वाला है तो ये इनको बोलेगा कि मुझे अंदर आने दो, तो ये आने देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो इसको अंदर जाने में हेल्प करते हैं। जैसे ही एसाइल कार्निटिन अंदर चला जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कोएंजाइम ए होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एसाइल कार्निटिन होता है इस पे कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2 एक्ट करता है और कार्निटिन को अलग कर देता है और एसाइल कोएंजाइम ए से फिर से एसाइल का रिएक्शन करा के एसाइल कोएंजाइम ए बना देता है। कार्निटिन पे इनकी जान पहचान करा देता है। अब ये आगे यूज़ होंगे और कार्निटिन दोबारा से साइटोसोल में चला जाता है ये रीयूज़ होने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया होगा होपफुली। अब हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल देखते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एसाइल कोएंजाइम ए का, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है फैटी एसिड्स के लिए, ठीक है। एक स्पेशलाइज कार्निटिन कैरियर सिस्टम होता है जिसको हम कार्निटिन शटल कहते हैं, वो ऑपरेट करता है ट्रांसपोर्ट करने, वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स को फ्रॉम साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो एसाइल ग्रुप होता है एसाइल कोएंजाइम ए का, जो एसाइल ग्रुप होता है एसाइल कोएंजाइम ए का, वो ट्रांसफ़र होता है कार्निटिन पे, है ना। कार्निटिन क्या है, एक बीटा हाइड्रोक्सी ट्राई मिथाइल अमाइनो ब्यूटाइरेट, है ना, इसका पूरा नाम है, केमिकल नेम है। तो इसके थ्रू इससे अटैच होता है ना, और इसको अटैच करने में हेल्प करता है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1, जो कि जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, ठीक है। अब जैसे ही एसाइल ग्रुप जो होता है अटैच हो जाता है कार्निटिन से और एसाइल कार्निटिन बना देता है, तो ये एसाइल कार्निटिन इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में,
है ना, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से। अब जैसे कार्निटिन एसाइल ये एसाइल कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है तो इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है एसाइल कार्निटिन को एसाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, अब ये जो कार्निटिन होता है ये रिलीज़ करता है और ये क्या होता है, एसाइल कोएंजाइम में दोबारा बन जाता है। अब ये कार्निटिन जो यहाँ पर बचता है वो कार्निटिन दोबारा से साइटोसोल में चला जाता है रीयूज होने के लिए। अब एक बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो कोएंजाइम ए साइटोसोल में होता है और जो कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते, है ना। अगर एक जैसे होते तो वो पहला वाला ही अंदर चला जाता ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। तो ये नोट करने वाली बात है कि जो कोएंजाइम ए यूज़ होता है एक्टिवेशन के लिए वो दोनों डिफरेंट होते हैं, है ना, जो कंबाइन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से टू फॉर्म एसाइल कोएंजाइम ए, है ना। अब हम बात करते हैं इनहिबिटर। क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन नहीं होना होता है तो कार्निटिन शटल जो होता है वो इनहिबिट होता है। उसको इनहिबिट कौन करता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए। ये फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो मैंने आपसे को बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो लिपोजेनेसिस यानी कि फैट्स का सिंथेसिस या फिर लिपोलिसिस यानी कि फैट्स का डिग्रेडेशन, लिपिड का डिग्रेडेशन, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। जब एक चीज़ चल रही होती है, लिपोलिसिस हो रही होती है, तो लिपोजेनेसिस नहीं होती, लिपोजेनेसिस हो रही होती है तो लिपोलिसिस नहीं होती। ठीक है, जब कार्निटिन शटल ऑन होगा तो लिपोजेनेसिस स्टॉप होगी, लेकिन अगर लिपोजेनेसिस चल रही होती है तो कार्निटिन शटल को इनहिबिट होना ही पड़ता है। ठीक है, तो कार्निटिन शटल को इनहिबिट करने के लिए कौन हेल्प करता है, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 इनहिबिट होता है मेलोनाइल कोएंजाइम ई के द्वारा। ये फैटी एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है जो साइटोसोल में होती है। इसको हम जब लिपिड सिंथेसिस पढ़ेंगे उस टाइम पर हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोबारा से बता रही हूँ। एसाइल कोएंजाइम ए क्या करता है, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 के साथ एक्ट करके एसाइल कार्निटिन बनाता है। ये कैरियर प्रोटीन की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाते हैं और दोबारा से कोएंजाइम ए से जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2। ठीक है, और कार्निटिन रीयूज होने के लिए दोबारा से साइटोसोल में चला जाता है। अब हम बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर की, जो कि फाइनल स्टेप होता है। अब क्या होता है, जो साइकिल होती है बीटा ऑक्सीडेशन की, यहाँ पर क्या होता है, 2 कार्बन कोएंजाइम ए रिलीज होता है, लिबरेट होता है। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, हाइड्रेशन भी होता है, फिर ऑक्सीडेशन देन क्लीवेज होता है। तो इधर देखिए क्या होता है, जैसे ये फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड से क्या बना, एसाइल कोएंजाइम ए बना हमारी पहली प्रोसेस में। एसाइल कोएंजाइम ए से कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना, है ना, कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे गया और फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला गया हमारा एसाइल कोएंजाइम ए। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है ना, तो ये हमारा क्या कोएंजाइम ए, इससे जुड़ा पहला कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा जो पहला कार्बन होता है वो होता है हमारा अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो होता है हमारा बीटा कार्बन। ठीक है, अब क्या होता है कि इस एसाइल कोएंजाइम ए पे एक एंजाइम काम करता है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज, एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पर जो फैट होता है FAD, ये क्या होता है, रिड्यूस होकर FADH2 बना देता है ना, और यहाँ से भी ATP का सिंथेसिस होता है जब ये ATC में जाता है। तो एसाइल कोएंजाइम ए से पे डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है और एक कंपोनेंट बनाता है ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम ए। अल्फा और बीटा कार्बन जो होते हैं उन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और एक कंपोनेंट बनता है जिसे हम ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम ए कहते हैं। इसके ऊपर हाइड्रेटेज एक्ट करता है ना, इनॉइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज ये एंजाइम होता है, ये एक्ट करता है और क्या बना देता है, बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर जो बीटा कार्बन होता है इस पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर इस पर जुड़ता है तो फिर जो एक एंजाइम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करता है, इसको बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप ऐड हो जाता है। अब इस कीटोन ग्रुप पर थायोलेज एंजाइम एक्ट करता है और 2 कंपोनेंट्स इसको ब्रेक कर देता है। यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है और 2 कंपोनेंट्स बनते हैं, एक बनता है एसाइल कोएंजाइम ए और एक बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब ये जो
है ना। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बना था ट्रांस इनोइल कोएंजाइम में बना, इस पे हाइड्रेटेज ने एक्ट करा और यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, इस पे डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है और क्या करता है, वाटर रिमूव हो जाता है और एक और क्या होता है, कीटोन ग्रुप आके जुड़ जाता है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ये बनता है। जैसे और यहाँ पर NAD जो होता है रिड्यूस होकर NADH2 बनाता है। NADH2 जब कहाँ जाएगा, ATP साइकिल में जाएगा, वो ETC में जाएगा तो क्या करेगा, 3 ATP का सिंथेसिस करेगा, ये अलग बात है, ठीक है। बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ये जो बना, इस पे थायोलेज एंजाइम एक्ट करता है और कोएंजाइम आके जुड़ता है और क्या करता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है और क्या बनता है, सॉरी, यहाँ से ब्रेक डाउन होता है और क्या बनता है, एक हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, एक हमारा एसाइल कोएंजाइम में बनता है, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से, है ना। तो क्या क्या बन जाता है हमारा, एक हमारा एसाइल कोएंजाइम में बनता है, एक हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा क्रैब साइकिल में चला जाता है और ये एसाइल कोएंजाइम में दोबारा से रीयूज होने के लिए यहाँ पर आ जाता है। फिर से एसाइल कोएंजाइम में से ट्रांसिनोइल कोएंजाइम में बनता है डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। फिर से ट्रांसिनोइल कोएंजाइम से बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम में बनता है हाइड्रेटेज की प्रेजेंस में। फिर इससे बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बनता है डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस से। और फिर थायोलेज की प्रेजेंस में एसाइल कोएंजाइम है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक पूरा एसाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल कोएंजाइम, पूरा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ना हो जाए, पूरा एसिटाइल कोएंजाइम ये ना हो जाए। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, ये क्रैब साइकिल में जाता है और क्रैब साइकिल में क्या करता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ NADH, FADH2 ये सारे कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करता है, जो कि ETC में जाके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको फिर से लैंग्वेज में देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो एसाइल कोएंजाइम ए होता है, ये देखिए एसाइल कोएंजाइम ए होता है, इसका डिहाइड्रोजिनेस होता है फैट डिपेंडेंट फ्लेवो एंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेस से। और यहाँ पर क्या होता है, एसाइल कोएंजाइम ए से एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, है ना। इनोइल कोएंजाइम ए बनता है। अब यहाँ पर इनोइल कोएंजाइम ये जो बनता है, इसका हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेटेज आके इस पे जुड़ता है, ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ होता है उस पर हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके जुड़ जाता है। फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में। तो क्या होता है, फिर से डिहाइड्रोजिनेज में इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होता है, जब सेकेंड टाइम ऑक्सीडेशन होता है तो NADH निकलता है और क्या बन जाता है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में। फिर बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में बनता है। इसके बाद में क्या होता है, क्लीवेज होता है। तो फाइनल जो ऑक्सीडेशन होता है, इसमें दो कार्बन फ्रेगमेंट अलग टूट जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में, और जो बचा हुआ होता है वो होता है एसाइल कोएंजाइम में। एसाइल कोएंजाइम में फिर से उसका ऑक्सीडेशन होता है, फिर से हाइड्रेशन होगा, फिर से ऑक्सीडेशन, फिर से क्लीवेज। जब तक पूरा ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा फैटी एसिड चेन का, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी और क्या बनता रहेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनता रहेगा, ठीक है। अब आपने ये देखा कि थायोलिटिक क्लीवेज होता है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में थायोलेज एक्ट करता है। इसके बाद फिर से नया एसाइल कोएंजाइम में बन जाता है और एक हमारा 2 कार्बन छोटा एसाइल कोएंजाइम में बनता है, क्योंकि एक 2 कार्बन से तो एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, फिर एक 2 कार्बन छोटा एसाइल कोएंजाइम में बनता है। दोबारा से ये बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में चला जाता है, दोबारा से फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर से एक 2 कार्बन छोटा एसाइल कोएंजाइम में बनता है। ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। तो ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक फैटी एसिड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ना हो जाए। और पूरी रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे एसाइल कोएंजाइम ए होते हैं वो FAD, NAD, H2O और कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, एक 2 कार्बन छोटा एसाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, FADH2, NADH2 ये सब बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, इतना समझ में आ गया होगा मैं मान के चल रही हूँ। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एक फैटी एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होता है कि जो पाल्मिटिक एसिड होता है ये 16 कार्बन का मतलब मॉलिक्यूल होता है, फैटी एसिड होता है। तो जो पाल्मिटिक एसिड होता है तो इसमें 7 कोएंजाइम ए और 7 FAD यूज़ होते हैं,
ठीक है। तो जब पूरा ऑक्सीडेशन करने के लिए, पूरा बीटा ऑक्सीडेशन करने के लिए 7 कोएंजाइम ए यूज़ होते हैं। जब पूरा बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो पूरा जो एसिल कोएंजाइम ए है उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा, एसिल कोएंजाइम ए नहीं रहेगा। ठीक है। तो पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है इस पे कोएंजाइम ए जुड़ता है, FAD, NAD, H2O, इनके प्रेजेंस में 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। कितने बनते हैं? 8। और 7 FADH2 बनते हैं, 7 NADH बनते हैं। तो जो पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए होता है इसमें 7 साइकिल्स चलती हैं बीटा ऑक्सीडेशन की, और कितने 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, है ना, यहाँ गलती से एक लिख दिया। 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं और फिर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है। अब अगर इसका एनर्जेटिक्स हम देखें, हम बायो एनर्जेटिक्स की बात करते हैं, तो जो बीटा ऑक्सीडेशन की 7 साइकिल चलती है पाल्मिटिक एसिड में, तो इसमें 7 FADH2 बनते हैं। 7 FADH, एक FADH से 2 ATP बनता है ETC में, है ना। तो 7 FADH से 14 ATP बने। 7 NADH, एक NADH से 3 ATP बनता है ETC में। तो 7 NADH से 21 NADH बने। 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म हुए, तो एक सिट्रिक एसिड साइकिल में 12 ATP का प्रोडक्शन होता है। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए जब सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएंगे तो 96 ATP का फॉर्मेशन होगा। ये मैं 16 कार्बन चेन के पाल्मिटिक एसिड ऑक्सीडेशन के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है। तो टोटल कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ? 131। इसमें से यूटिलाइज कितने हुए? 2। तो 2 माइनस कर देंगे तो टोटल कितने ATP यील्ड हुए हमारे, कितने ATP बने? 129 ATP का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 129, तो जब हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की बात करते हैं, मतलब मेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि हम एनर्जी मतलब जनरेट कर सके। ठीक है। तो जो एनर्जी बनती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन से पाल्मिटिक एसिड की, वो कितनी बनती है? तो जब हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा G0 कैलकुलेट करते हैं पाल्मिटेट का, तो जो एनर्जी बननी चाहिए वो 2340 यानी कि 2340 कैलोरी एनर्जी बननी चाहिए। लेकिन जो एनर्जी बनती है वो कितनी बनती है? वो 940 कैलोरी बनती है। 129 ATP बनते हैं, एक ATP से 7.3 कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो 129 से 940 कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमें 40% एनर्जी मिलती है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है। एनर्जी जो लॉस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। हमने बात करी थी बायो एनर्जेटिक्स में जब हमने लेक्चर देखा था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है तो सिर्फ 40% एनर्जी जो जनरेट होती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, बाकी जो 60% एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। अब बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ डिसीज़ भी होती है, जब कि कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारी डिसीज़ेस भी हो जाती हैं। तो पहली डिसीज़ जो एसोसिएटेड है बीटा ऑक्सीडेशन से वो है सिड्स, जिसको हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। एक्चुअली इसका मतलब प्रॉपर नहीं पता कि किसकी वजह से होती है, रियल कॉज हमें नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि जो सिड्स होती है वो एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जब ये डिसीज़ होती है, जो नए नए बच्चे न्यू इन्फेंट्स होते हैं उनकी तुरंत सडन डेथ हो जाती है। होता क्या है कि नॉर्मली जो बच्चे फीड करते हैं, दूध पीते हैं, तो उससे ग्लूकोज बच्चों को मिलता है ना। ये जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो थोड़ी देर के लिए, जब तक एनर्जी बनती है उसका वो तब तक यूज़ हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है तो एनर्जी के लिए क्या होता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होने लगता है। अब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से बच्चों को एनर्जी मिलती है, तो क्या होता है इन्फेंट्स में जिनके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाता है, उनमें क्या होता है, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, है ना। एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज अगर डेफिशिएंट होता है तो बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाता है और तुरंत बच्चों को एनर्जी नहीं मिल पाती, सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती, इसलिए बच्चों की रातों रात डेथ हो जाती है। और हर लाख मतलब हर 10,000 बच्चे में से एक बच्चा इस बीमारी से जूझता है वर्ल्ड में।
है ना, मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से जूझता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस। जो जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस है ये इसकी वजह से क्या होता है, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है, कन्वल्शंस आने लगते हैं, कोमा हो जाता है या फिर इवन डेथ तक हो जाती है। तो ये क्या होता है, कई बार है ना हम लोग कच्चे फ्रूट खा लेते हैं, तो कच्चे फ्रूट में क्या होता है, एक टॉक्सिक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है हाइपोग्लाइसिन ए। हाइपोग्लाइसिन ए क्या करता है, ये जो एंजाइम होता है एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, हाँ, जो एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। तो वही जैसे सिड्स में हमने देखा था एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है तो एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाती बॉडी में और बच्चों की रातों रात डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड कच्चे फलों में हाइपोग्लाइसिन, आपने सुना होगा अभी बीच में बच्चों ने रसबेरी खाई थी तो रातों रात बच्चों की डेथ हो रही थी बहुत सारे। तो हाइपोग्लाइसिन ए एक टॉक्सिक अमाइनो एसिड होता है, जैसे ही बच्चे इसको खाते हैं, कच्चे फलों को खाते हैं, तो ये क्या करता है, इस एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। जैसे इसको इनहिबिट करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाएगी और लोगों की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी जो डिसीज़ है वो है ज़ेलवेगर सिंड्रोम, है ना। ये ज़ेलवेगर सिंड्रोम कैसे होता है, ये रेयर डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, पेरोक्सिसोम्स के हमारी बॉडी में पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल्स होते हैं, यूकैरियोट्स की जो सेल होती है उसके अंदर पेरोक्सिसोम्स होते हैं, उसके अंदर भी बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो जो ज़ेलवेगर सिंड्रोम होता है ये पेरोक्सिसोम्स के एब्सेंस की वजह से हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो लॉन्ग फैटी एसिड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाला सिंड्रोम हो जाता है। और कई बार हम इसमें ब्रेन, लिवर, किडनी वो सब इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसको हम सेरिब्रो हिपेटोरीनल सिंड्रोम भी कहते हैं। हमारा सेरिब्रो ब्रेन, हिपेटो लिवर और रीनल किडनी, इन तीनों को ये क्या करता है, ख़राब कर देता है। नेक्स्ट होता है रेफसम्स डिसीज़। ये भी बहुत रेयर होती है लेकिन सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी के अनयूजुअल फैटी एसिड, फाइटेनिक एसिड जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब जब हम प्लांट फूड्स खाते हैं ना उसकी वजह से ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो रुक जाता है ना। बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए रुक जाता है क्योंकि जो थर्ड कार्बन होता है उस पर मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है और बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये डिसीज़ होती है। तो ये डिसीज़ भी बहुत ख़तरनाक होती है, इसमें भी कई बार जान जाने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ डिसीज़ेस हैं जैसे कि सिड्स, जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस, ज़ेलवेगर सिंड्रोम, रेफसम्स डिसीज़। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या गलती रहेगी, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। मैंने डिसीज़ेस ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की बात करी थी, लेकिन डाल इसलिए थी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।